स्वागत करेंगे। और आज जो हमारी चर्चा है, परिसंपत्तियों पर सस्पेंस क्यों और कब तक, इस विषय पर आज हमने बड़ी चर्चा रखी है। क्योंकि लगातार जब 20 साल हो गए हैं राज्य बने को, तो परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है आज तक भी नहीं हो पाया है। और हर बार बैठकें होती हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी सब लोग बैठक करते हैं, लेकिन जो परिसंपत्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के पास में है। कुछ चीजें उत्तराखंड को उनको सौंपनी है, कुछ चीजें उत्तर प्रदेश को हमें सौंपनी है। उसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर 20 साल में भी हम आज तक अपनी परिसंपत्तियों का बंटवारा क्यों नहीं कर पाए, इसके जिम्मेदार कौन है। तो सरकारें कांग्रेस की रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है। तो आज चूंकि कांग्रेस के अभी प्रवक्ता हमारे साथ में नहीं है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार ने इस और क्या कदम उठाए और कहां तक वो पहुंचे। तो शांति प्रसाद भट्ट जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आप किस तरीके से देखते हैं परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस आखिर कब तक बना रहेगा? जनता जानना चाहती है कि परिसंपत्तियां जो हैं वो हमारी कब तक मिलेगी और कितनी मिली है और कितनी नहीं मिली है। इस पर आज चिंतन करेंगे। तो आप बताइए किस तरीके की आप ये देखते हैं कि सरकार किस तरीके से ये जिम्मेदारी निभा पा रही है, नहीं निभा पा रही है इस विषय पर। देखिए देखिए जयवीर जी, बहुत क्लियर सी बात है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, जी तभी सबसे समझ में आएंगे कि जब राज्य आंदोलन का दौर चल रहा था तो भाजपा और कांग्रेस दोनों राज्य विरोधी थी। ये नहीं चाहती थी कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की इस डिमांड को पूरा किया जाए। वो राज्य को नहीं बनना देना चाह रहे थे। 1994 की जो घटना हुई थी उसमें मुलायम सिंह और कांग्रेस की सरकार दोनों दोषी थी। हम दिल्ली कांग्रेस सरकार से मिलने जा रहे थे और कांग्रेस ने हमको दिल्ली नहीं आने देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस के साथ हमारे साथ जो बर्बरता की दुनिया ने देखी, 42 से ज्यादा शहादतें हुई। इस घटना से जब इनका अंतरराष्ट्रीय छवि खराब हुई तो भारत की सल्तनत में बैठे तत्कालिक प्रधानमंत्री जो है एच डी देवगौड़ा, जो क्षेत्रीय दल के थे, उन्होंने लाल किले से घोषणा करी कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और इसको अस्तित्व में हम लेकर आएंगे। फिर सरकार पलटी, भाजपा की सरकार आई। जिस राज्य को 97 में बन जाना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल लगा दिए इस राज्य को नहीं बनने देने के लिए। जब जन दबाव बना तो 9 नवंबर 2000 को कैसा राज्य हमको दिया, जिसमें जल, जंगल, जमीन, रोजगार, स्वरोजगार, तमाम वो संसाधनों पर बाहर के लोगों को बैठा दिया। ना हमारी बोली, ना हमारी भाषा, यहाँ तक कि हमारा जो सीमांकन हुआ, सीमांकन के अंदर जो हमारी संपत्ति थी उस पर भी उत्तर प्रदेश ने गुंडागर्दी करके कर्जा अपना जो है कब्जा कर लिया। हमारी 23 नहरों पे कब्जा कर लिया, हमारी सिंचाई सिंचाई विभाग की भूमि पे कब्जा कर लिया, दाम कोठी पे कब्जा कर लिया। और जितनी भी वो संपत्ति जो हरिद्वार से लगी है, चाहे वो भीमगोड़ा बैराज हो, चाहे वो नहरें हो, वो केवल इसलिए हमारी हमसे छीन ली गई कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए। उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई था और उसने अपनी गुंडागर्दी के तहत उत्तराखंड को एक ऐसा पंगु राज्य बना के दे दिया। और इसके पीछे भाजपा की बड़ी सोची समझी चाल थी। वो ये चाहती थी कि 80 सांसद दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, जब दिल्ली की सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो उत्तर प्रदेश को खुश करने के लिए उत्तराखंड का गला घोटते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 9 नवंबर 2000 को न सिर्फ पंगु राज्य हमको बनाया, बल्कि हमारा मुख्यमंत्री भी एक ऐसा व्यक्ति बना दिया कि जो उत्तर प्रदेश में साजिश कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर करी, उसको एज इट इज यहां स्वीकार कर लिया जाए। यदि कोई पहाड़ी मूल का मुख्यमंत्री पहला बनता तो वो उत्तर प्रदेश में जो षड्यंत्र हमारे साथ हुआ था, 26 राज्य विरोधी संशोधन जो हुए थे, वो उसको नकार सकता था अपनी विधानसभा में। मगर क्योंकि उत्तराखंड के साथ साजिश भाजपा को करनी थी तो बड़े यहाँ के स्थानीय नेताओं को जो है लड़ा दिया आपस में और नित्यानंद स्वामी को जो है मुख्यमंत्री बनाकर जो उत्तर प्रदेश से पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ उसको यहाँ पर एज इट इज लागू करा दिया। दुर्भाग्य तो ये देखिए कि 26 राज्य विरोधी संशोधन तो लखनऊ में कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर करा और 3 संशोधन जो है केंद्र ने और हमारे सिर पर थोप दिए। 29 राज्य विरोधी संशोधन हो गए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज तक उत्तराखंड के अंदर स्थानीय मूल निवासियों के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं।
समूह की नौकरी में भी बाहर के लोगों को लाभ मिल रहा है। मूल निवास खत्म कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर चपरासी के लिए नियुक्तियां हो रही हैं और हमारा पानी छीन लिया, जमीन छीन ली, परिसंपत्तियां इस कदर छीन ली है कि यदि उसका सरकारी मूल्य आज देखा जाए तो 60 से 70 हजार करोड़ की वो परिसंपत्ति उत्तर प्रदेश दबा कर बैठा है। और जब हम कांग्रेस से सवाल करते हैं कि आपने लखनऊ में इसको कैसे स्वीकार लिया, तब कांग्रेस का एक तर्क होता है कि देखिए भाई, अगर हम उत्तर प्रदेश में अगर इसका विरोध करते तो ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में नहीं आता। हम तो इसलिए चुप थे कि पहले राज्य बन जाएगा, बाद में हम अपनी संपत्तियां छुटवा लेंगे। और आज 20 साल में ना तो संपत्ति छूटती है, क्योंकि कांग्रेस को भी 80 सांसद और दिल्ली का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना है। अरे हमारा दुर्भाग्य देखिए, 1950 में जो गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड को बनने नहीं देने वाले, एनडी तिवारी उत्तराखंड को बनने नहीं देने वाले नेता हैं, इनको केवल भारत का प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में इन्होंने उत्तराखंड राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि उत्तराखंड राज्य की जब जब मांग उठी इन्होंने उसका विरोध किया। और जब उत्तराखंड क्रांति दल ने 79 में संकल्प लिया कि हम अलग राज्य बना के रहेंगे, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश से भिन्न है और हमारा जो है शोषण हो रहा है, राज्य बनने के बाद भी ये कितने राजनीतिक बेईमान पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के, राज्य बनने के बाद भी इन्होंने पहाड़ियों के साथ में ऐसा अन्याय किया कि जंगल हमारा, अधिकार हमारा नहीं, पानी हमारा मगर अधिकार उत्तर प्रदेश का, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं। अपना उत्तराखंड राज्य बन गया मगर हमारा राज्य का कोई कानून नहीं है, हमारा अपना राज्य, हमारी बोली भाषा की कोई पहचान नहीं है। अरे और इतने तक में भी अगर हम मान लेते कि भाजपा कांग्रेस बेईमान पार्टी है, शायद हम अपनी परिसंपत्तियां छुड़वा लेंगे, मगर उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी देखिए कि आज 20 साल के बावजूद भी आदित्यनाथ जी आकर अपना केदारनाथ में बोलते हैं कि हमारा संपत्ति का कोई विवाद नहीं है। अरे हमने छोटा होने के नाते भी हमने ये कहा कि आप केदारनाथ में 20 नाली जमीन लीजिए, आप अपना रिसोर्ट बनाइए। हर राज्य के अंदर, हर राज्य के अपने अपने संपत्तियां थोड़ी बहुत जो है दी हुई होती है अन्य राज्यों को। हम अपना बड़ा दिल दिखाकर तुमको केदारनाथ में स्थापित कर रहे हैं, मगर आप बड़े भाई होकर भी हमारी संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कारण उसके पीछे सिर्फ एक है कि पहाड़ के नेता राजनीतिक आकंठ बेईमान है भाजपा कांग्रेस के, और इनकी इन गलत नीतियों के कारण कोई नहीं है। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन यह परिसंपत्तियों का झगड़ा समाप्त होगा, वरना भाजपा और कांग्रेस जैसी आकंठ राजनीतिक बेईमान पार्टी में परिसंपत्तियां हमारी हमको मिल नहीं सकती। और उसका परिणाम ये देख लीजिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा उत्तर प्रदेश में भी है, भाजपा उत्तराखंड में भी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है। जिन मोदी जी ने यह कहा था कि भाइयों बहनों मुझको सत्ता दो, मैं तारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, नौजवान बच्चों को रोजगार दे दूंगा और परिसंपत्तियों का समाप्त 24 घंटे में झगड़ा हो जाएगा, राज्य के अंदर लोकायुक्त कानून लागू हो जाएगा। क्या हुआ? मोदी जी के रहते हुए अगर हमने मोदी के नाम पर सत्ता भाजपा को दी, 57 विधायक दिए, प्रचंड बहुमत दिया, तो क्या मोदी जी ने हमारे साथ परिसंपत्ति बंटवारे में न्याय करने का काम किया? जिन 5 सांसदों को हमने दिल्ली भेजा, एक सांसद भी परिसंपत्ति के लिए जो है संसद में आवाज नहीं उठा रहा है, ना वो हमारी बोली भाषा के लिए, ना रोजगार के लिए, ना संपत्ति छुड़ाने के लिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप है, सांसद चुप है, मुख्यमंत्री जो है सुबह सो जाते हैं, रात भर सोए रहते हैं, कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल आ रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी हमारी जमीन तो हमसे मांगते हैं, मगर जब उनसे कहा जाता है कि हमारी जमीन छोड़िए तो वो कितना बेशर्माई से बयान देके चले जाते हैं कि हमारा कोई विवाद नहीं है। बताइए, कोई कब्जा धारक कभी ये कहता है कि मैंने ये संपत्ति अवैध रूप से किसी की कब्जा करी है? वो तो हमेशा ये कहेगा कि ये संपत्ति हमने जो है जनता से, आप हमारी संपत्ति है, इसमें कोई विवाद नहीं है। मगर हमारा मुख्यमंत्री, ये त्रिवेंद्र सरकार, इनकी जवान में जिस तरीके से शांति भड़क जी, शांति भड़क जी, कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है उसका। गलती हम उत्तराखंड का राज्य भुगत रहा है उसकी गलतियां।